हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा कश्यप। मैं आपकी ज़ूलॉजी की मेंटर। आज का जो मेरा वीडियो है वो किसी भी मतलब लाइक एजुकेशन पर्पज़ से मैंने नहीं बनाया है। आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। मैं किस तरह से पीडब्ल्यू में सेलेक्ट हुई हूँ उसके रिगार्डिंग मैंने ये एक वीडियो बनाया है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। देखो, होता क्या है, इन फ्यूचर में आई होप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे हु वांट टू अप्लाई इन पीडब्ल्यू एंड दे वांट टू नो कि किस तरीके से हमें प्रोसेस के लिए जाना चाहिए एंड द सेकेंड थिंग कि क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, वहाँ का कैसे क्या रहता है। तो वो सब कुछ मैं आज डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगी। मैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के कॉपीराइट को वो नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को नहीं बोल रही हूँ। जो इमेजेस मैंने गूगल जो भी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर गूगल इमेजेस ली हैं। एंड द सेकेंड थिंग, जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको कि मैंने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया था। एक्चुअली देखिए, आई हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग फील्ड एंड आई वॉन्ट कि मैं एक बार पीडब्ल्यू को ज्वाइन करूँ। वो मैटर नहीं करता कि इन फ्यूचर क्या होगा। द थिंग कि आप आज क्या सोच रहे हो, उस बेस पे मैंने पीडब्ल्यू के लिए अपना जो है एक मैं गई यहाँ से मैं अपनी जर्नी बताती हूँ मैंने कैसे क्या किया था। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो एक वॉक इन ड्राइव होता है। जैसे अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी वैकेंसी निकालना चाहता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक या तो वॉक इन ड्राइव पोस्ट करते हैं, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो अपना टेस्ट जो है वो अनाउंस करते हैं कि इस डेट पर हमारा एक टेस्ट होना है फॉर द फैकल्टीज़। सीनियर फैकल्टी के लिए चाहिए, टीचर्स जो है उन्हें फ्रेशर चाहिए, या फिर वो ट्रेनिंग फैकल्टी के लिए हायर कर रहे हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती हैं, राइट। तो मैंने ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, सबने सुना होगा, लिंक्डइन। उसके ऊपर जाकर के मैंने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं गई एंड मैंने वहाँ पर देखा कि एक पोस्ट आई हुई है पीडब्ल्यू की तरफ से एंड इन्होंने ये जो थे सीनियर फैकल्टी के लिए यहाँ पे ये हायर कर रहे थे। इनका जो था चारों सब्जेक्ट के लिए हायर कर रहे थे, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बॉटनी, ज़ूलॉजी, इन चारों के लिए ये हायर कर रहे थे। बट द थिंग कि इनका नीट के लिए भी ये हायर कर रहे थे एंड जेड विज़न के लिए भी ये हायर कर रहे थे। तो जो इनकी नीट की हायरिंग थी उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो थे वो थोड़े अलग कैंडिडेट थे एंड लाइक जो जेई के लिए, जेई मेन, जेई एडवांस के लिए होते हैं टीचर्स, उनके लिए अलग वो टीचर्स थे, आए हुए थे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मैंने ये पोस्ट देखी, मैंने इस पर थोड़ा थिंकिंग किया कि हाँ मुझे इसके लिए आगे एक बार बढ़ना चाहिए। तो ये जो था पोस्ट इनका निकाला गया था, इन्होंने आई थिंक ये इन्होंने करीबन 8 या 7 या 8 मार्च के अराउंड इन्होंने ये पोस्ट अपनी लिंक्डइन पे शेयर की थी। एंड तब मैंने अपना डिसीज़न लिया कि मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैंने जो लोकेशन इनकी आई हुई थी वॉक इन ड्राइव के लिए, वॉक इन ड्राइव का मतलब होता है कि आप वहाँ पे जाओ जहाँ पर पोस्ट पे वेन्यू लोकेशन दी गई होती है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या होगा कि आप में भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं वो कि आप लेकर के आइए, लाइक आपका कोई आईडी प्रूफ हो सकता है, या फिर नॉर्मली आप ऐसे भी जा सकते हो विद योर सीवी। कई बार तो वो सीवी भी नहीं लेते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप अपना सीवी जो है उनके दिए हुए स्कैनर पर आप अपलोड कर सकते हो जो पोस्ट हो डालते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर देंगे वहाँ पर आप अपना सीवी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ से आपको एक मेल आती है एंड आपको उस मेल के अकॉर्डिंग अपनी वॉक इन ड्राइव के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। बट समटाइम क्या होता है कि आपको कोई मेल नहीं आती है, आप ऑन द स्पॉट डायरेक्ट सेम डेट को जा सकते हो। तो जो फिजिक्स वाला था, इन्होंने एज सच कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ था, इनका सिंपल एक स्कैनर था, वहाँ पे आप अपना सीवी ऐड कर दीजिए, अपनी जो भी इनकी मेंशन होती है, गूगल फॉर्म होता है, आप उसमें अपनी डिटेल्स सेंड कर दीजिए एंड आपको मेल आ भी सकती है, मेल नहीं भी आ सकती, इसमें कोई फ़र्क, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपके पास मेल नहीं भी आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट तब भी चला जाता है अपनी जो वेन्यू लोकेशन वहाँ पे पोस्ट में दी गई होती है। ठीक है, तो मैं 10 मार्च को, इसी साल 10 मार्च 2024 में मैं अपना फिजिक्स वाला के लिए एक मतलब वॉक इन ड्राइव जो निकली हुई थी, मैं पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंच गई। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो नोएडा वाला सेंटर है, नोएडा के अंदर है ये सेंटर, सेक्टर 62 के अंदर। तो मैं इस वाली लोकेशन पर गई थी एंड जब मैं यहाँ पे गई तो बिलीव मी यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे। द रीज़न वॉज कि ये मेगा रिक्रूटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने
जो फाउंडेशन फैकल्टी होती हैं, जो 10th तक की होती हैं, वो वाले टीचर्स भी हायर करने थे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड जो आपके अकेडमिक कंपटीशन वाले होते हैं उनके लिए भी इन्होंने टीचर को सेम डे पे हायर करना था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि कैंडिडेट को बुलाया हुआ था। एंड हर एक कैंडिडेट जिसको भी लग रहा था कि दे आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, तो वो वहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो हम भी गए एंड सिनेरियो वाज लाइक कि इतनी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस लगी हुई थी। तो हमें करीबन इनका जो टाइम दिया गया था वो 9:30 लास्ट था मॉर्निंग में। तो हम पहुँच गए 9:30 के अराउंड, 9:20 के अराउंड मैं पहुँच गई थी विद माई ब्रदर। आई वॉज वेंट देयर। सो वहाँ पे मैं 9:25 के अराउंड, 9:20 के आसपास मैं वहाँ पहुँच गई थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे प्रोसीजर ऐसा था कि आपको लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। तो हम लाइनों में लगे रहे काफ़ी टाइम के बाद, अप्रॉक्सली हाफ एन आवर या यू कैन से 45 मिनट्स के बाद मेरा टाइम आया एंड मैंने एंट्री की फिज़िक्स वाला इस इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम गए। तो अंदर जा कर के हमने एक पर्टिकुलर एक जगह थी जहाँ पर बिठाया गया, एक रूम था, क्लासरूम टाइप था, वहाँ पे बिठाया गया। वहाँ पे हमसे दोबारा जो हमारा जो भी हमने अपना गूगल फॉर्म भरा था, उस गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें एक नंबर स्लिप दी गई, एक कूपन दिया गया। एंड मैं आपको ना वो सारी जो कूपन वगैरह जो चीज़ हमें दी गई थी वो सारा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, अपनी इमेजेस अपने चैनल के अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हुई एंड देन फिर हमने मुझे वो मिला। वो मिलने में कम से कम मुझे लग गए होंगे अराउंड, फिर से 40 मिनट के अराउंड मुझे लग गए थे। तो 40 मिनट के बाद मुझे वो कूपन कोड मिला, क्योंकि बहुत क्राउड था, बहुत कैंडिडेट आए हुए थे। तो करीबन आप मान लो 2000 के अबव कैंडिडेट वहाँ पर उस टाइम पे आए हुए थे। तो फिर हम बैठे, तो हमने वहाँ पे उसके बाद मैं आपका मेन चीज़ें बताती हूँ आपको। तो वहाँ पे हमने करीबन वेट किया 12 बजे तक, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9:20 पे वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद पूरा प्रोसेस होके और फिर सारी देर हमने वेट किया, बहुत सारे कैंडिडेट आए, सबने वेट किया। तब हमारे पास 12 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि आपका एक अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हमने ज़ूलॉजी का हमें पेपर दे दिया गया हमें करीबन पूरे 12 बजे, 12:05 पे हमारे पास सबके पास अराउंड हमारा जो ज़ूलॉजी का पेपर था वो आ गया था। मैं सिर्फ ज़ूलॉजी सेक्शन की बात कर रही हूँ, रीज़न ये है क्योंकि मैं ज़ूलॉजी पढ़ाती हूँ मेनली, तो मेरा ज़ूलॉजी के लिए रहेगा। ठीक है, बॉटनी का सेक्शन अलग था बट मेरा स्पेशलाइजेशन वही है, तो मैंने उसी के लिए अपना पोस्ट डाली थी। ठीक है, एंड उस टाइम पर वहाँ पे आई थिंक ज़ूलॉजी के करीबन 200+ टीचर रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ ज़ूलॉजी सेगमेंट के लिए 200+ टीचर आए हुए थे, जो अपने आप को मतलब अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन चाहते थे। तो वहाँ पे 200 से ऊपर टीचर आए हुए थे एंड मैं भी उनमें से एक थी। तो हमने क्या किया, हमने अपना एग्ज़ाम देना था। हमारे पास करीबन आया 60 क्वेश्चन का एक सेट आया एंड उन 60 क्वेश्चंस को हमें 1 आवर में कंप्लीट करना था। मतलब कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए थे, 60 क्वेश्चन थे एंड 60 मिनट में हमें वो कंप्लीट करने थे। बट द क्वेश्चन लेवल वॉज नॉट ईजी, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन लेवल वॉज नॉट ईजी। बहुत डिफरेंट और वी कैन से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस उन्होंने डाले हुए थे एंड समटाइम तो ऐसा फील हो रहा था कि क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं जो मुझे आज तक MTG की बुक में भी नहीं मिले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो पूरी MTG लगाई हुई है, लेकिन मुझे उस बुक के अंदर भी जहाँ तक मुझे लगता है मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रही थी क्वेश्चन कैसे हैं, कहाँ से हैं, किस टॉपिक से हैं। तो बस इतना हिंट था कि हाँ ये उस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, बट उनकी नॉलेज मुझे नहीं थी। ठीक है, तो मैंने अपना 1 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर दिया उनको एंड मैंने करीबन 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 57 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे एंड 57 में से आई होप मेरे कम से कम, मैं अपना कंसिडर करके चल रही हूँ, तो मेरे 5 क्वेश्चंस जो थे वो रॉन्ग होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है रॉन्ग होंगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल मैंने अपना आइडिया लगा करके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, तो काफ़ी अच्छा गया था। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक गया था, ना अच्छा गया था ना बुरा गया था, बट एक होता है ना 50-50 वाला, मुझे लग रहा था कि मैं 40 पे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 40 और 60 के रेशो पे हूँ, कि मैं 40 ठीक करके आई हूँ, 60 गलत करके आई हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माइंड नहीं रिवाइव कर पाता चीज़ें, है ना। बट द थिंग कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तो आप उसे थोड़ा समझ के लगा देते हो। बट उस टाइम पे
क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। जितनी भी फैकल्टीज़ आई हुई थी जियोलॉजी की, सब ने यही चीज़ एक्सप्लेन की कि द पेपर वाज वेरी डिफ़िकल्ट, इतना इजी नहीं था, ठीक है। तो उसका अनाउंस हुआ रिज़ल्ट, हमें ये काम हमारा करीबन 12 से 1 बजे के बीच में हो गया। 1 बजे तक हमसे पेपर ले लिया गया एंड देन उसके बाद उन्होंने हमें वेट करने के लिए कहा ताकि रिज़ल्ट आ सके। एंड रिज़ल्ट के टाइम पे करीबन हमें लग गए 4.5 आवर लग गए थे मुझे, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक हमने वेट किया, 4:30 बजे तक हमने वेट किया। एंड इस टाइम के बीच में जो फिज़िक्स वाला की टीम थी पूरी, उन्होंने मतलब जो फैकल्टीज़ आई हुई थी उनके लिए थोड़ा लंच का प्रोग्राम भी किया हुआ था, तो हमने अपना लंच लिया एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपना वेट किया फिर से। उसके बाद फाइनली हमारी लिस्ट लगी एंड जो लिस्ट हमारी लगी उसमें मुश्किल से आई थिंक 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए जिनका रिटन क्लियर हुआ था। तो रिटन जिनका क्लियर नहीं हुआ था उनको मतलब कि वो अभी के राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो वो सब कैंडिडेट वापस चले गए। बट जिनका सिलेक्शन हो गया था, और मैं कह सकती हूँ जिनका रिटन क्लियर हो गया था, उनको रुकने के लिए कहा गया। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा रिटन क्लियर हो गया था, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैं वहाँ पे रुकी, मैंने वेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लिया गया डेमो। ये सेम डे की बात मैं बता रही हूँ आपको, 10 मार्च की ये बात है। तो सेम डे पे हमारा लिया गया डेमो। एंड डेमो के लिए क्या था कि 1 बाय 1 कैंडिडेट को रूम में बुलाया जा रहा था एंड आपके पास 2 से 3 टीचर हर एक रूम में अवेलेबल थे। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे एंड जो भी उनका मन था वो कर रहे थे, ठीक है। जो भी उनका क्वेश्चन पूछने का मन था वो सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मेरा कूपन कोड था, उस अकॉर्डिंग मेरे पास नंबर जो आया था वो करीबन 4th से 5th नंबर पे मेरा डेमो रहा होगा। एंड वी वर लाइक 25 कैंडिडेट्स हम अप्रॉक्सली थे, 22 से लेके 25 कैंडिडेट ऑलमोस्ट थे। 200 में से अबव 200 कैंडिडेट आए हुए थे जूलॉजी के, उनमें से हम 20 से 25 सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, ठीक है। तो उन्होंने हमारा डेमो लिया एंड जब हमने डेमो के लिए मैं एंट्री की तो मैंने देखा मेरे सामने 2 टीचर्स बैठे हुए थे एंड दे वर वेरी सीनियर टीचर एंड लाइक वेरी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी उनके सामने, क्योंकि वो टीचर बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। एंड उन टीचर्स ने मुझे कहा कि पहले मेरे इंट्रोडक्शन, पहले मुझे बैठने को कहा एंड देन मुझसे कहा कि आप बताओ अपने बारे में कुछ, कितना एक्सपीरियंस रहा है आपका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो वो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, कितने इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया हुआ है, मैंने किस किस अकॉर्डिंग काम किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, राइट। तो उसके बाद उन टीचर्स ने मुझे कहा कि आप आओ, डिजिटल बोर्ड था वहाँ पे, और हमें कुछ समझाओ, राइट। तो देखो वैसे तो ये कोई एजुकेशन का तो है नहीं वीडियो, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ताकि जो भी आगे आने वाले टीचर्स हों, जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए चाहते हैं अपना सिलेक्शन करवाना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को माइंड में रखना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ हमें कि आपका कौन सा ऐसा, मतलब लाइक वैसे तो उन्होंने ऐसा मुझसे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि आप बताओ आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक पे ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि सर एज़ लाइक मेरी जो MSc है वो बायोटेक्नोलॉजी से कंप्लीट हुई है, तो मुझे वो अच्छी लगती है, मतलब मेरा इंटरेस्टिंग का फील्ड है वो। तो उन्होंने कहा ओके, आप एक काम करो, आप बोर्ड पे आओ और हमें समझाओ। जो बायोटेक में एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो गया था RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे गई, क्योंकि डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैंने काम किया हुआ है डिजिटल बोर्ड पे, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जिन टीचर्स ने अभी तक काम नहीं किया है एंड दे वांट टू अप्लाई इन दैट इंस्टीट्यूशन, सो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए कि कैसे डिजिटल बोर्ड पे काम होता है। बट डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता, वहाँ पे टीचर्स जो थे वो आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने टॉपिक पे कॉन्फिडेंट रहना है एंड आपको अपना टॉपिक क्लियर करवाना है कि हाँ, जो सामने आपके बैठा हुआ है आप उसको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करो और आप उसको ऐसे समझा रहे हो जैसे आप बच्चे को समझा रहे हो, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ की, मैंने RNA इंटरफेरेंस को शुरू से लेकर के समझाना शुरू किया कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है। थोड़ा मैंने पहले लाइक कन्वर्सेशन मोड में बताया कि ऐसे होता है और इसकी वजह से हमें इस टेक्निक के ऊपर जाना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें मैंने समझाई, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको लिख के बताया कि ऐसे ऐसे होता है। एंड ये मेरा करीबन चला होगा RNA इंटरफेरेंस के ऊपर 5 से 7 मिनट हुए होंगे मुझे इस टॉपिक के ऊपर समझाते हुए। देन सडनली मुझे टीचर ने स्टॉप किया एंड देयर वाज अनदर वन टीचर ऑल्सो। तो उन टीचर्स ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछे थे, है ना। देखो,
10 मार्च को जब मेरा डेमो हुआ तो मेरा पहला तो एक्सप्लेनेशन थी आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर, जिसमें मुझे करीबन लग गए थे 5 से 7 मिनट, 5 to 7 मिनट मेरे इसके ऊपर गए थे। ये मैंने समझाया था बोर्ड पे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बीटे जीन के बारे में बताओ, मैंने बीटे जीन के बारे में बताया। उन्होंने पूछा क्या बीटे जीन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, क्या इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, क्या प्लांट स्पेसिफिक होता है, तो मैंने उसके क्वेश्चन अच्छे से किए, क्योंकि अगर आपका देखो, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है ना तो आपके आंसर भी फटाफट होंगे। फिर उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि वो रुक रुक के क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, वो बहुत फास्ट पेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक आपसे 1 मिनट में वो 3 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे और आपको आंसर भी उसी बेस पे करना होता है ताकि वो आपको जज कर सकें, ठीक है। तो बीटी स्पेसिफिक के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मेरे पास लाइक मेरी बॉडी से मेरी बॉडी में अनीमिया हो जाए, या उन्होंने बोला कि आरबीसी नहीं हो, मान लो सपोज़ आरबीसी कम हो जाए, तो क्या तब उस कंडीशन में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो आरबीसी बन सके, या इंजरी की वजह से सपोज आरबीसी बन सके। तो मैंने कहा ठीक है, होती है, किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और हमें अनीमिया हो सकता है कम हो, ठीक है। मैंने उसका आंसर ये दिया, मुझे नहीं पता गलत था सही था, मैं नहीं जानती, मैंने आंसर दिया। क्योंकि मुझे देखो, मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेन करो, नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता, सॉरी, ये सीधा बोलो। आप उनका टाइम भी वेस्ट मत करो और खुद का टाइम भी वेस्ट मत करो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रोसेस के बारे में पूछा कि कैसे कैसे होती है, एंड ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है, डीएनए को कैसे स्कैन करता है, वो सब चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ट्राइकोडर्मा के बारे में बताओ, कौन सा प्रोडक्ट इससे मिलता है, तो मैंने कहा ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, जो एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग की तरह काम करता है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या एम्फाइसीमा का कोई एयर प्रेशर से कुछ लेना देना है। तो एम्फाइसीमा जो होती है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, तो एयर प्रेशर का तो इसमें कुछ लेना देना है नहीं, कि अगर आप एल्टीट्यूड पे चले गए हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तब उस वजह से एम्फाइसीमा के सिम्टम आएंगे, नहीं। ये तो आपका सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है तो सरफेस एरिया एक्सचेंज के लिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है ब्रीदिंग में, ठीक है। तो मैंने ये समझाया। देन दे आस्क्ड टू मी दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से चैनल इन्वॉल्व होते हैं, तो मैंने ये चीज़ समझाई उन्हें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपके कैल्शियम जो होते हैं फ्यूज़ करते हैं तो सिग्नल बाहर आता है, फिर वो आपके सोडियम चैनल होते हैं जो, या फिर जो आपके पोटेशियम चैनल होते हैं जिनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं बेसिकली, वो ओपन होते हैं और उनके थ्रू आगे मैकेनिज्म पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। देन उन्होंने मुझसे इवोल्यूशन चैप्टर का हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी, लाइक कि कौन कौन से फैक्टर इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, व्हाट इज़ द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ द इक्वेशन, तो वो सारी चीज़ें मैंने इनको समझाई। एंड उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी कुछ एक चीज़ें मुझसे पूछी थी ग्राफ को लेकर के, ठीक है। देन उन्होंने मुझसे पूछा सीलोम को उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बोर्ड पे एक्सप्लेन करके दिखाइए, तो मैंने सीलोम के बारे में उन्हें बोर्ड पे कंप्लीट एक्सप्लेन करके दिखाया। उन्होंने मुझसे मीजोडर्म और जो हमारी एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, जर्म लेयर्स बेसिकली जिनकी हम बात करते हैं, तो जर्म लेयर सीलोम के बारे में पूछा कि सीलोम कौन सी कैविटी होती है, तो मैंने खुद से एक्सप्लेनेशन दी कि हमारी बॉडी कैविटी और एक गट कैविटी, बॉडी कैविटी जो है उसको हम बोलते हैं मेनली सीलोम, और गट कैविटी जो होती है वो हमारी अलग होती है। अगर हमारी स्किन और हमारी गट के बीच में देखें, दोनों साइड से जो अंदर से मीजोडर्म से लाइन होगी और जो बीच में स्पेस बचेगा, दैट इज़ योर बॉडी सीलोम, दैट इज़ नॉट योर लाइक वी कांट से कि जो गट की सीलोम होती है, गट की कैविटी होती है, वो आपकी सीलोम होती है। मैंने इसका आंसर ये दिया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा करके, ठीक है, बोर्ड पे। फिर उन्होंने मुझसे जर्म लेयर के बारे में पूछा था, तो जर्म लेयर जब उन्होंने पूछी तो बताया कि जो जर्म लेयर होती है मीजोडर्म, वो किस तरीके से, सीलोम जो होती है वो किस तरीके से यूसीलोमेट में किस तरीके से बनती है, मीजोडर्म कैसे बनते हैं, तो मैंने उनको बताया कि समटाइम क्या होता है, मीजोडर्म स्प्लिटिंग फॉर्म में ऑब्टेन आती है, जैसे कि साइजोसीलोम बन गई, या फिर मीजोडर्म कई बार क्या होती है एम्ब्रियोनिक पाउचेस की फॉर्म में आती है, तो हम उसको बोल देते हैं एंटेरोसीलोम हो गई, तो जैसे काइनोडर्मेटा से एंटेरोसीलोम चली आ रही है, तो वो चीज़ें उनको मैंने बताई, ठीक है। देन उन्होंने पूछा दैट व्हाट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, तो मैंने आंसर दिया कि नियोप्लिनाइजा, क्योंकि देखो कई बार नहीं याद रहता, तो शायद मैंने उनको आंसर दिया। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, बट आई टोल्ड देम दैट नियोप्लिना इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, बट मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी थी क्योंकि एनालिडा और मोलस्का के बीच में भी ये कनेक्टिंग लिंक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक एक्चुअली एनालिडा और मोलस्का के बीच में ही था, ठीक है।
तो इस तरीके से ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे हो सकते हैं, बट ठीक है, जैसा होता है आप कॉन्फिडेंटली उनको आंसर करो। तो मेरा ये करीबन डेमो शुरू हुआ था, आई थिंक ये मेरा शुरू हुआ होगा 550 के अराउंड शुरू हुआ होगा मेरा ये डेमो, या मैं कह सकती हूँ 555 के अराउंड शुरू हुआ होगा। एंड ये डेमो मेरा चला था 625 तक। तो करीबन आप मान लीजिए 30 मिनट का मेरा डेमो रहा था। 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर का मेरा ये डेमो गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी लोकेशंस के बारे में उन्होंने पूछा कि यहाँ पे लोकेशन पे वैकेंसी है, आर यू वांट टू गो देयर। तो मैंने कहा ठीक है, जो जो मुझे फेवरेबल लगी लोकेशंस, मैंने वो लोकेशंस उनको प्रेफर कर दी कि हाँ दीज आर द लोकेशंस वेयर आई कैन गो। तो उन्होंने कहा ओके आप जाइए, एंड आपको हम मेल भेज देंगे अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम चले गए, फिर मैं आ गई, घर आ गई। उसके बाद मेरे पास एक मेल आती है करीबन 2 दिन बाद मेरे पास एक मेल आई, यानी कि 12 मार्च को मेरे पास एक मेल आई जिसमें लिखा गया कि दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर प्रोफेसर फॉर लेक्चरार पोजीशन इन PW। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, सिलेक्शन हो गया। मेरे साथ के जो कुछ कैंडिडेट थे उनमें से कुछ का सिलेक्शन जो था वो एज अ डाउट फैकल्टी हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट, जो 25 कैंडिडेट जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनमें से मैं नहीं जानती कितने कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई, कितने की नहीं हुई, आई डोंट नो। बट द थिंग कि जो मेरे ग्रुप में थे या जिनके साथ मैं बातचीत कर पा रही थी, उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डाउट फैकल्टी में हुआ था। एंड मेरा जो था वो लेक्चरार फैकल्टी के लिए हुआ था, सीनियर ज़ूलॉजी फैकल्टी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई वॉज़ हैप्पी एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये 12 मार्च की बात है। उसके बाद एक कॉल आई मेरे पास कि आपका एक और HR राउंड होगा जिसमें आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो वो हुआ मेरा करीबन 28 मार्च के अराउंड मेरा वो जा कर के हुआ, जो HR राउंड के साथ बात करनी थी। तो मेरी कुछ मेल वगैरह कुछ ऐसा सच बीच में नहीं आया। मेरी एक HR राउंड हुआ, एंड HR राउंड में मेरे साथ करीबन 2 घंटे की मीटिंग जो थी वो जूम मीटिंग की गई। एंड उसमें मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए गए, जो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या किए गए थे। 28 मार्च को करीबन 3 टीचर्स जो थे वो लाइक जूम मीटिंग पर मेरे साथ ऑन थे। एंड उन्होंने मेरे साथ क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि यूनिक फीचर ऑफ मैमल बताइए। टीचर्स बैठे हुए थे एंड द कन्वर्सेशन मोड वाज इंग्लिश, क्योंकि आई थिंक वो साउथ के कोई टीचर्स थे, तो उनके साथ मेरा कम्प्लीटली इंग्लिश में सब रहा। तो दे आस्क मी दैट व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ मैमल। देन आई टोल्ड देम दैट देर आर 4, क्योंकि इस टाइम मेरे माइंड में 4 ही आंसर आए। जैसे मैंने उनको बताया कि प्रेजेंस ऑफ हेयर होता है यूनिक फीचर, एंड द सेकंड यूनिक फीचर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, एंड थर्ड मैंने उनको बताया, क्योंकि देखो एकदम क्या होता है ना, नहीं दिमाग में आता आपके कुछ भी, तो जो भी आया मेरे दिमाग में मैंने एकदम से वो सडनली उनको बता दिया। इतना बड़ा सिलेबस होता है, क्या क्या याद रखोगे, राइट। टीचर्स के लिए भी याद रखना मुश्किल होता है। तो मैंने उनको बताया ये होता है। फिर मैंने उनको कहा कि डायाफ्राम एक यूनिक फीचर है। देन आई टोल्ड देम दैट कॉर्पस कैलोजम इज़ अ यूनिक फीचर। तो उन्होंने मुझसे 1 बाय 1 इससे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा कि हेयर सबके ऊपर होते हैं। मैंने कहा यस सबके ऊपर होते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा नर्वस भी थी, बिकॉज देर वर 3 टीचर्स एंड दे आर लाइक मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंड मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हेयर बताइए कि हेयर सबके ऊपर होते हैं। आई गेव देम आंसर दैट येस हेयर इज़ द यूनिक फीचर ऑफ मैमल, दैट्स वाई प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ एवरी मैमल। तो उन्होंने कहा कि क्या डॉल्फिन के अंदर, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने पूछा क्या और आंसर किस तरीके से उन्होंने आंसर किया। अच्छे थे टीचर, बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, एंड काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट भी कर रहे थे, है ना। तो ओके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तो उन्होंने यही पूछा कि हेयर बताओ एक्वेटिक मैमल्स के पास होते हैं या नहीं होते। तो मैंने आंसर किया कि एक्वेटिक मैमल के पास तो हेयर नहीं होते उनके स्किन पे। तो उन्होंने कहा यूनिक फीचर कैसे है। मैंने कहा सर हेयर जो है टेरेस्ट्रियल सिस्टम पे रहते हैं उन सबके पास ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ मैमल, बट एक्वेटिक में नहीं होता। देन उन्होंने कहा मेमरी ग्लैंड सबके पास होती है। मैंने कहा हाँ सबके पास होती है।
फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लंग्स सबके पास होते हैं, मैंने कहा हाँ लंग्स सबके पास होते हैं। उन्होंने एक्वेटिक का एग्जांपल पूछा, एक्वेटिक में होते हैं, मैंने कहा नहीं होते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा एक्वेटिक में होते हैं, मैंने कहा नहीं सर एक्वेटिक में नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने ये कैसे कहा कि डायाफ्राम इज़ अ यूनिक फीचर, क्योंकि डायाफ्राम है तो वहीं डायाफ्राम किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अगर डायाफ्राम है तो फिर डायाफ्राम है तो लंग्स भी होंगे। मैंने कहा यस सर लंग्स भी होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ सबके, मतलब उन्होंने आंसर भी दिए कुछ एक के खुद से। उन्होंने कहा कि लंग्स सबके पास होते हैं। मैंने कहा ओके। देन उन्होंने कॉर्पस कैलोजम पूछा, मैंने कहा यस सबके पास होता है, दैट्स व्हाट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ मैमल। ओके, देन ये क्वेश्चन गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉर्डेटा की डिवीज़न बताइए। अगेन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा ना याद करना मुश्किल होता है। तो कॉर्डेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा, फिर उसके बाद आपके मैंने एक्चुअली मैं आता था बट वो स्किप हो गया माइंड से कि प्रोटोकॉर्डेटा में डिवाइड करो, देन आप यूकॉर्डेटा में डिवाइड करो, प्रोटोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड करो। तो मैं प्रोटोकॉर्डेटा वाला कंसेप्ट ही भूल गई, मैं सीधा बोल गई कि वर्टिब्रेटा डिवीज़न आती है एंड ऐसे ऐसे होता है, आगे जा करके क्लासेस वगैरह होती हैं। तो उन्होंने कहा मैम आपने ये नहीं बताया। मैंने कहा सॉरी सर बट मैं रिमाइंड नहीं कर पाई एट दैट टाइम। कोई बात नहीं। उन्होंने कहा इट्स ओके होता है। मैंने कहा इट्स ओके सर, ठीक है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को एक्सप्लेन करो। तो खैर ये क्वेश्चन मेरा काफ़ी ज़बरदस्त गया। मैंने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, कैसे कैसे वॉल्यूम बढ़ता है, केस कौन सा आपका काम करता है, कौन कौन सी इसमें ऑर्गन, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, रिब्स इन्वॉल्व होती हैं, डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है, कौन से एक्सिस पे आपका इंक्रीमेंट होता है, प्रेशर लो होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने बताई। देन इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या है। आई गिव देम आंसर दैट ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो ये मेन फंक्शन होता है हार्ट का, क्योंकि ऑक्सीजनेशन का मेन काम तो लंग्स करते हैं, है ना। फिर उन्होंने पूछा कि किडनी के डिफरेंस बताओ। मैंने कहा किडनी के डिफरेंस में मैंने उनको 3 डिफरेंस दिए। मतलब उन्होंने पूछा था कि किडनी बताओ डिफरेंट टाइप की, तो मैंने उनको आंसर दिया प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, तीनों में डिफरेंस बताया कि तीनों में लूप ऑफ हेनले का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा यूरिन फॉर्मेशन की टेक्निक बताओ, के स्टेप्स बताओ। मैंने बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है। देन उन्होंने पूछा मेन स्टेप कौन सा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा तीनों ही स्टेप मेन है। तो उन्होंने पूछा 1 मेन स्टेप कौन सा होगा, तो मेरा मेन स्टेप जो मैंने बताया वो रीअब्जॉर्प्शन का बताया, बट एक्चुअली द मेन स्टेप वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि कई बार लूप ऑफ हेनले नहीं भी होती है बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटक गई थी। फिर उन्होंने आर्टिफिशियल किडनी की टेक्निक पूछी। मैंने उनको पूरा बताया कि एक डायलाइजिंग चैम्बर होता है, उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ उसमें यूरिया नहीं होता है। जब आप ब्लड को वहाँ पे भेजते हो तो ब्लड में आपकी यूरिया का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वाया द पार्चमेंट मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस होती है एंड आपका जो यूरिया होता है वो कम्स आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है और आपकी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें कम होती है, इसलिए हाई टू लो की तरफ डिफ्यूज़ हो जाता है। उन्होंने कहा गुड आंसर। उसके बाद उन्होंने मशीन के बारे में पूछा, मैंने कहा डायलाइज़र होता है। देन उन्होंने मुझसे न्यूरॉन के बारे में पूछा कि न्यूरॉन की पोटेंशियल कैसे मेंटेन होती है। दे वर नॉट आस्किंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन किया बट उन्होंने मुझे बीच में रोका एंड दे टोल्ड मी दैट बताइए न्यूरॉन की पोटेंशियल कैसे मेंटेन होती है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ स्टक कर गई, दैट इज़ अ वोल्टेज गेटेड चैनल। जिनमें आप चैनल की बात करते हो, लीकी चैनल हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, आयनिक चैनल हो गए, तो मैंने सिर्फ चैनल्स के बारे में बताया। मैंने कहा कि मेम्ब्रेन पे चैनल्स लगे हुए होते हैं और इन्हीं चैनल्स के थ्रू आपके आयन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कोई सिग्नल आने पे वोल्टेज क्रिएटेड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो है न्यूरॉन की मेंटेन रहती है। आई डोंट नो ये क्वेश्चन मेरा सही था गलत था, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने मुझे एक्सप्लेन भी खास नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे आई की मैकेनिज़्म पूछी, विज़न पूछा। जो विज़न की मैकेनिज़्म होती है कि कैसे कैसे आपकी लाइट एंट्री करती है, कौन कौन सी लेयर्स को पास करती है, फाइनली वहाँ पे जो रोड एंड कोन सेल्स होती हैं उनमें ऐसा क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। देन उन्होंने मुझसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भर भर के क्वेश्चन पूछे। उनका एक क्वेश्चन था कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है जब वो लॉस होता है तो क्या उससे फीमेल के अंदर किसी तरह की कमी आ सकती है, लाइक लॉस की वजह से फीमेल की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अनीमिया जैसी कंडीशन आ सकती है। तो पहले मैं थोड़ा नहीं आंसर कर पाई, बट मेरे माइंड में एकदम से आंसर आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि
मेंस्ट्रुअल ब्लड के लॉस होने से फीमेल के अंदर एज सच कोई ख़ास कमी नहीं आती है, अगर वो नॉर्मल है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो नहीं है तो अगर नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड जो मैटरनल ब्लड होता, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज पास ऑन नहीं होता है, तो आपका कोई न्यूट्रिशन बाहर नहीं जा रहा है, इसकी वजह से आपको कोई अनीमिया जैसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाई मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉट क्लॉट, तो इसका आंसर मेरे पास नहीं था। एंड मैंने यही कहा कि एक कोई एंजाइम होगा मे बी जिसकी वजह से वो क्लॉट नहीं कर पा रहा है, बट आंसर वॉज दैट कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे मेल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने वाली पूरी मैकेनिज्म पूछी। मैंने बताया कि वहाँ से कौन कौन सी सेल से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो मैंने एक इनहिबिन का नाम भी बताया। तो उन्होंने मुझसे इनहिबिन के बारे में पूछा कि क्या मेल और फीमेल दोनों में काम करता है, मैंने कहा हाँ दोनों में काम करता है। देन उन्होंने पूछा कि इनहिबिन जो होता है उसकी नेगेटिव फीडबैक जाती है पॉजिटिव जाती है, मैंने कहा नेगेटिव ही जाती है, इनहिबिन की सिर्फ नेगेटिव जाती है। फिर उन्होंने कहा कि क्या इस साइकिल को कोई पॉजिटिव फीडबैक भी देता है, मैंने कहा यस, टेस्टोस्टेरोन इसको पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो वो अपने आप फीडबैक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन बनने लगेगा। दे आस्क टू मी दैट जो आपने अभी इनहिबिन बताया वो किस किस को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी सेल्स पर या किस जगह पर अटैक करता है, किसको कंट्रोल करता है। तो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड बताया, मैंने उनको एलिच ल्यूटेनाइजिंग क्या इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में बताया, बट उन्होंने पूछा कि क्या कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। मैं कंफ्यूज थी, मैं नहीं बता पाई एक्चुअली, मुझे आंसर नहीं आता था इसका। बट उन्होंने कहा कि पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, दैट एकदम से वो मेरे माइंड में स्टक कर गया। मैंने कहा येस, हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करता है आपका इनहिबिन पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट को करता है एंड आपके हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैमरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाले कौन से हार्मोन होते हैं, मैंने आंसर दिया प्रोलैक्टिन होता है। तो उन्होंने कहा कि मिल्क रिलीज, मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, मैंने आंसर दिया कि मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इंजेक्शन के लिए या मिल्क लेट डाउन फैक्टर जो होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि प्लेसेंटा के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, मैंने आंसर किया HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी बनता है। उन्होंने कहा कि क्या डिलीवरी या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई और हार्मोन भी बनता है, देन आई आंसर देम दैट येस, रिलैक्सिन भी एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बनता है और लास्ट टाइम पे जब डिलीवरी हो चुकी होती है तब रिलैक्स करवाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को और ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने प्लेसेंटा से रिलेटेड ही मुझसे 1-2 क्वेश्चन और हार्मोन के रिगार्डिंग ही पूछा था और मैमरी ग्लैंड के सिक्रेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, मैमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन के लिए हार्मोन के बारे में पूछा था। फिर इन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि एंडोमेट्रियम इनिशियली कौन फॉर्म करता है, तो मैंने कहा कि जो फॉलिकुलर फेज होती है उस टाइम पर जो आपका जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियम को बनवाना शुरू करता है। इनिशियली एंडोमेट्रियम को बनवाता है एस्ट्रोजन एंड देन जब आपकी ल्यूटियल फेज आती है तो वहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलके एंडोमेट्रियम की थिकनिंग का काम करते हैं। तो मेरा आंसर ये था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। देन उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ओनली हार्मोन ड्यूरिंग डिलीवरी और प्रेगनेंसी, तो मैंने आंसर 2 ही दिए, एक HCG और एक रिलैक्सिन। ये ऐसे हार्मोन हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम पे ही देखने को मिलेंगे। HCG जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं होता और डिलीवरी के टाइम पे रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए बनता है। इन्होंने पूछा MTP सेफ कब तक है, तो मैंने कहा कि अप टू 12 वीक, यानी कि आप इसमें 3 महीने तक आराम से आप MTP करवा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ 1 एडवाइज़र 1 डॉक्टर एंड अगर आपको 24 वीक तक जाना है तो आपको कम से कम 2 प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उन्होंने मुझसे एमनियोसेंटोसिस के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा एमनियोसेंटोसिस के लिए कि क्यों, कैसे प्रोसेस होती है, क्या चेक करते हो इसमें, तो मैंने इनको आंसर किया कि बार बॉडी इसमें चेक होती हैं एंड बार बॉडी से आप मेल और फीमेल के बारे में पता लगा सकते हो। देन इन्होंने कहा कि बार बॉडी में बेसिकली होता क्या है, तो मैंने इनको आंसर किया कि अगर सपोज एक फीमेल है उसके पास 2 X क्रोमोजोम होंगे तो उसकी बॉडी में एक X क्रोमोजोम इनएक्टिवेट होगा, इसको हम बार बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरा X जो होगा वो आपका दिखाई देगा। लेकिन आप
कि यानी जितनी भी सेल्स होंगी उनमें क्रोमोसोम में एक एक्स दिखाई देगा, लेकिन जो मेल होगा उसमें तो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होता है, तो एक एक्स जो है वो हमेशा क्या रहता है, इनएक्टिवेट रहता है, तो मेल वाले में सिर्फ वाई दिखाई देगा। तो जो सेल्स होंगी एक में अगर वाई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वाई क्रोमोसोम, इसका मतलब वो मेल है। और अगर आपको 2 एक्स थे और एक एक्स इनएक्टिवेट हो गया, उसके बावजूद एक एक्स दिखाई दे रहा है, तो आपकी वो फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनको बताया। फिर इन्होंने मुझसे डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के पोस्टुलेट्स पूछे। मैंने कहा वही 2-3 पॉइंट्स जो होते हैं कि अगर आप फिट हो, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, मैंने इनको बताया। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस होगा। फिर जो अपने आप को उस स्ट्रगल में अपने आप को फिट रख सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो वो इंसान आपका, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका आगे जाएगा एंड वही आगे जा करके इनहेरिटेड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई। डार्विन सिलेक्शन में मैंने डिसेंट थ्योरी के बारे में भी बात किया था। ठीक है, और फिर इन्होंने मुझसे पूछा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मैकेनिज्म, जो सेम मुझसे डेमो के टाइम पे पूछी गई थी, मैंने वो पूरी एक्सप्लेन की, एग्जाम्पल के साथ पूछी इन्होंने मुझसे। देन का नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज लेक्सी कंप्लीट प्रोसेस, इन्होंने मुझसे पूछी लेक्सी के बारे में। इन्होंने मुझसे पूरा पूछा कि आप एंटीबायोटिक सेलेक्टेबल मार्कर क्यों नहीं लेते हो, आप लेक्सीजीन क्यों लेते हो, क्या होते हैं मार्कर। तो मैंने इनको पूरा प्लाज्मिड समझाया एंड प्लाज्मिड के बाद पूरा लेक्सीजीन समझाया, एंटीबायोटिक सेलेक्शन बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझसे पूछी कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेते। मैंने कहा कम्बरसम प्रोसेस होती है, आपको 2-2 जगह रेप्लिका प्लेटिंग करवा के देखनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप 1 टाइम पे ही लेक्सीजीन करवाओ और ब्लू वाइट कॉलोनी सेलेक्शन करो, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट। तो ये चीज़ें मैंने उनको समझाई एंड फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपका हम आपको लाइक आंसर करते हैं, जो भी आपका रहेगा हम आपको मेल करेंगे या कॉल करेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू बोला मैंने उनको। दे वर वेरी गुड टीचर्स एक्चुअली, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेमो पीरियड, तो काफ़ी अच्छे से बात की एंड लाइक मेरा जो प्रॉब्लम थी या जो भी मैं नर्वस फील कर रही थी उस चीज़ को भी उन्होंने समझा एंड आई थिंक उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट भी किया। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, उनका प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको आंसर करेंगे, रिवर्ट बैक करेंगे जो भी होता है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। फिर मेरा डेमो बंद हुआ, तुरंत एट दैट टाइम पे ही मुझे कॉल आ गई थी, जो HR होती हैं PW की, उनकी तरफ से मुझे कॉल आई एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आपकी अभी विदिन 10 मिनट्स आपकी नेक्स्ट मीटिंग शुरू होगी। ये जो पूरी मीटिंग थी ना मेरी, ये वाली, ये मेरी करीबन चली होगी, ये मीटिंग मैंने दी थी 5 के अराउंड मेरी शुरू हुई थी, ये पूरे 5 बजे शाम को 5:05 पर शुरू हो गई थी एंड ये मेरी करीबन चली थी 6 o'clock पे 6:12 तक चली थी। मतलब आप मान लो कि 1 घंटे से ज़्यादा मेरी ये मीटिंग रही थी जिसमें मेरे क्वेश्चन आंसर किए गए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि आपको हम आंसर करते हैं। मैंने वेट किया, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे कॉल आ गई। देन उन्होंने कहा कि मैम आप 10 मिनट वेट कीजिए, हम आपकी फिर से जूम मीटिंग करवाते हैं। मैंने जूम मीटिंग अटेंड की एंड देन मेरा थोड़ा सैलरी डिस्कशन हुआ, जो भी उनके लाइक उनके जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हुई, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी रहता है, पेपर वर्क, वो सारा हुआ एंड देन उन्होंने एक हम दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई एंड उसके बाद हमारा जो था वो फिक्स हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने उस टाइम पे मुझे जो लोकेशन दी, दैट लोकेशन लाइक दैट वाज वेरी फार अवे फ्रॉम माय होम एंड आई डोंट वांट टू गो देयर। सो एट दैट मोमेंट व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अभी हाँ बोलती हूँ एंड फिर मैं अपने घर पर डिस्कशन करूँगी उस रिगार्डिंग। आफ्टर दैट जो भी मेरा डिसीजन होगा मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे क्या दिया, एक ऑफ़र लेटर भी दिया इवनिंग तक एंड वो ऑफ़र लेटर मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी टेलीग्राम चैनल का। अब वहाँ से जा कर के मेरा उसको टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हो, जो भी मेरा PW का रहेगा। मैं उसमें आपको लोकेशन अभी नहीं बताऊंगी एंड द थिंग कि इस तरीके से मेरा पूरा प्रोसेस रहा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्योंकि ये मेनली टीचर्स के लिए ही है वीडियो। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि द कैंडिडेट हु वांट टू गो फॉर द लाइक PW और फॉर एनी अदर ब्रांड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन। आपकी जो कंसेप्ट आप लेकर के जा रहे हो, जो आपका बेसिकली टॉपिक है, जो आप टीच करना चाहते हो, जो आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, आपकी उस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो होता क्या है, अगर आप अपने चैप्टर को 100% लेकर के जाते हो ना, फिर भी कहीं ना कहीं आप जब उन टीचर्स के सामने आते हो जो आपसे डेमो लेंगे, वो आपसे बहुत टैलेंटेड होते हैं और वी कैन से कि वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं, या फिर आप भी अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो उस केस में आपकी अगर कॉन्सेप्ट नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट नॉलेज अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट वो टीचर्स जो वहाँ डेमो ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी कंसेप्ट नॉलेज चेक नहीं करते, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपका मैनर चेक करेंगे और आपकी बहुत सारी चीज़ें लाइक आपका एक बिहेव कैसा है बच्चों के साथ, कैसा होगा फ्यूचर में, वो चेक करेंगे। बेसिकली एक तरीके से वो आपको ओवरऑल कम्प्लीटली चेक करते हैं कि आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो उनके इंस्टीट्यूट के लिए या नहीं बन सकते हो। उसके बाद ही आप क्या करते हो, आपका वो सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड, जब आप आंसर करो तो देखो कि आपसे आंसर जो पूछा गया है आप उसका एग्जैक्ट आंसर दो। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है आप उसका एग्जैक्ट आंसर दो, आप घुमा फिरा के आंसर मत दो। मतलब अगर आपको नहीं आता तो आप बहुत डीपली कहीं और चले गए हो, उस कंसेप्ट से लेकर के आंसर ला रहे हो। नहीं, मैंने जहाँ तक सोचा है या मैंने जहाँ तक इंटरव्यू क्रैक किए हैं ये वाले, तो देखो मुझे जहाँ तक लगा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आंसर कर रहे हो ना तो आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। जो घुमा फिरा के आंसर दोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, उनको लगेगा कि आपको नहीं आता है या आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको आता है तो टू द पॉइंट वाला कंसेप्ट पहले रख देना, बाद में चाहे आप उसको और डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड चीज़, आप हमेशा थोड़ा लाइक कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो बोलो कि सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रही है। बट जब मैं टीचिंग फील्ड में दोबारा टीचिंग फील्ड में बच्चों के सामने जाऊँगी तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊँगी और अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊँगा या जाऊँगी और उस अकॉर्डिंग मैं आंसर करूँगी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। याद इन द सेंस, याद तो नहीं बोलूँगी, जो आपको समझने होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो जो था वो सिर्फ पीडब्ल्यू के सिलेक्शन पे था। किसी को प्रूफ चाहिए या वट एवर दे वॉन्ट टू नो, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहीं पर मैं आपके प्रूफ अटैच कर दूंगी कि पीडब्ल्यू सिलेक्शन हो चुका है मेरा। एंड तो वहाँ से हम चीज़ें आगे कंप्लीट करेंगे। एंड जो भी टॉपिक चाहते हो आप वीडियो आगे, अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे किस तरीके से मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करवा लेना है, मई से पहले एक्चुअली। तो मैं अभी थोड़ा वन शॉट पे ध्यान दूंगी, तो प्लीज़ आप बने रहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।